स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। देखो अभी जस्ट आप नए नए स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th के, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 1 है। इन शॉर्ट बोला जाए तो आज डे 1 है हमारा। सर हमने 10th क्लास में इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होता है, पालमपुर की कहानी एंड समथिंग ऑल, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब जो है 11th लेवल पर जब हम इकोनॉमिक्स लेते हैं अपने स्कूल के अंदर तो हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है और हम धीरे धीरे इसको और अच्छे से समझते हैं। 10th में सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मोटिव ये होता है कि एटलीस्ट बच्चे को पता हो कि भविष्य में यानी कि फ्यूचर में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फर्स्ट डे क्लास है तो बच्चा कई बार बहुत नर्वस पीरियड पे होता है कि यार क्या होगा इस सब्जेक्ट के अंदर, ऐसा क्या है, क्यों है, छोड़ देते हैं। बहुत मजेदार है, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, आप रोज अपनी लाइफ में इस सब्जेक्ट को फील करते हो। बस फील कराने का काम मेरा है कि आप फील करते हो या नहीं करते हो कि आपके इर्द गिर्द आपकी रेगुलर लाइफ जो आपका घर चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ओके, आज अभी 11th में हमें 2 बुकें रेफर होती हैं स्कूल से, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है स्टैटिस्टिक्स। 11th में हमें 2 बुक्स पढ़ाई जाती हैं, माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसके अंदर हम काफी सारी चीजें सीखेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है, 2 टॉपिक कंसीडर करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम अभी जस्ट 11th में आए हैं तो ज्यादा भागम भाग नहीं करना कि बड़े बड़े लेक्चर्स देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा टॉपिक, 2 टॉपिक पढ़ेंगे, माइंड को सीखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, फिर 2 टॉपिक छोटे छोटे, ऐसे करते करते लेक्चर से हम 4 से या 5 लेक्चर के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि भैया क्वालिटी पे वर्क करो, स्पीड या उस पे नहीं। मैं लेक्चर्स के साइज छोटे रखूंगा, टॉपिक्स 2 पढ़ाऊंगा, छोटे टॉपिक, बस आपको समझ आना चाहिए। मोटिव ये कि समझ आए, बड़ा लेक्चर बना के क्या ही हासिल होने वाला है। ठीक, चलिए सब्जेक्ट है हमारा जो हम डील कर रहे हैं इस साल, इकोनॉमिक्स। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, बहुत स्लो चलेगा बेटा क्योंकि नया टॉपिक नया सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये हमारे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अप्रॉक्सली इतने मार्क्स का पूछा जाता है, 4 मार्क्स का अप्रॉक्सली। ठीक है सर, स्क्रीन को ध्यान से देखिए। सर आपने इकोनॉमिक्स को सही से नहीं लिखा है, सर आपने ब्रेक करके लिखा है। इको अलग है, नॉमिक्स अलग है। इको अलग है, नॉमिक्स अलग है। नॉर्मली हम स्कूल्स वगैरह की क्लासेस में जब हम जाते हैं, स्कूल्स में भी, तो बच्चे ऐसे बोलते हैं, यार आज इको वाली मैडम ने डिग्री कहा है भाई, अरे परसों ने इको का यूटी है, अरे यार तूने इको की कोचिंग कहां ज्वाइन करी है। बच्चा इको इको बोलता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरा प्रोनाउंस करते हैं इकोनॉमिक्स, बिकॉज इट इज अ 2 एडिशन वर्ड, इकोनॉमिक्स। Economics is a 2 addition word, economics. Eco stand for, ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से समझाया जा रहा है चैप्टर क्या है। Eco stand for household. सर हाउसहोल्ड कौन होता है? भाई आप और हम हाउसहोल्ड है। हाउसहोल्ड वो पर्सनैलिटी होता है जो मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, यूज करता है, लाइफ जीता है। जैसे कि आप और मैं, हमने आज तक मार्केट को कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं दिया। मैंने ये टी शर्ट पहनी, मार्केट से खरीदा, मैंने मोबाइल फोन यूज करा, मार्केट से खरीदा, यूज करा। दिस इज कॉल्ड हाउसहोल्ड। बेसिकली आप भी हाउसहोल्ड है। ठीक है सर, नॉमिक्स का मतलब क्या है यहां पर? बेटा नॉमिक्स का मतलब होता है यहां पर मैनेजमेंट। नॉमिक्स का मतलब क्या होता है यहां पर? मैनेजमेंट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? देखो मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना। आपको ना लेक्चर को बहुत बारीकी से देखना और वर्डों के मीनिंग को समझना है। मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना। सर पर कैसे मैनेज करना बताइए जरा। देखो मैनेज कैसे करा जाता है चीजों को, आराम से समझिए। आपके घर में कोई ऐसा प्लेस होगा जहां पर सारे लोग बैठ के डिनर करते हैं। कोई ऐसा प्लेस होगा जहां पर पानी की सारी भरी बोतलें रखी जाती है और खाली बोतलें एक साइड पे रखी जाती है। दिस इज वन काइंड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपके स्कूल में किया इस फ्लोर पे 11th की क्लास होती है, इस फ्लोर पे 9th की क्लास होती है। दिस इज वन काइंड ऑफ मैनेजमेंट। बट यहां पर जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू मनी। अब धीरे धीरे हम चैप्टर और सब्जेक्ट दोनों के अंदर एंटर हो रहे हैं। प्लीज कंसंट्रेशन से देखें, धीरे धीरे हम चैप्टर के अंदर एंटर हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज अ 2 एडिशन वर्ड, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इन सेंस ऑफ, किस सेंस का मैनेजमेंट होता है? मनी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं कि वो हर एक्टिविटी जो मनी के साथ लिंक करती है, वो हर एक्टिविटी जो मनी के साथ लिंक करती है, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स।
आपके घर के आसपास बाजार लगा हुआ है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, आपके फादर साहब सुबह शाम काम कर रहे हैं, भविष्य में आप काम करेंगे, क्यों कर रहे हो? मनी। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। जो भी काम दुनिया में पैसों के लिए हो रहा है उसे हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे सरल भाषा में। अब दिमाग लगाओ, दुनिया में कौन सा काम बिना पैसों के हो रहा है? आप वेकेशन चल रहे हैं, अब बाहर घूमने जा रहे हो, आपको पैसा चाहिए, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। वहां पे आप होटल स्टे पे रह रहे हो, इकोनॉमिक्स। आप कहीं खाना खा रहे हो, कोई राइड ले रहे हो, इकोनॉमिक्स। मनी, बस यही सब्जेक्ट है। इसलिए स्टार्टिंग में बोला था बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा, बस क्योंकि हमारे आसपास है, रोज चल रहा है हमारी लाइफ। इकोनॉमिक्स आर टू एडिशन वर्ड एंड रिलेटेड टू मनी। एंड ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, यहां से एक नंबर के एमसीक्यू भी निकलते हैं। मेक श्योर कर ले 11th लेवल पर और 12th लेवल पर, 11th लेवल पर और 12th लेवल पर क्वेश्चन पेपर के अंदर एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, तो हमें एमसीक्यू भी साथ साथ ट्रेन करने हैं। इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ये? ग्रीक लैंग्वेज। इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इकोनॉमिक्स विच लैंग्वेज वर्ड, तो आपको क्लियर हो इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ठीक है, अब बेटा देखो, आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपने 10th पास आउट कर रखी है, तो आपने ना बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं 10वीं में, जैसे कि मैथ, साइंस, एसएसटी, लाइक समथिंग। एंड ये सारे सब्जेक्ट इंसानों के बनाए हुए होते हैं या भगवान के द्वारा बनाए गए हैं? ये सारे सब्जेक्ट इंसानों के बनाए हुए होते हैं या भगवान के द्वारा बनाए गए हैं? सर, इंसान बनाता है सब्जेक्ट, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है और इंसान ने सारे सब्जेक्ट बनाए हैं। ओ, ऐसा है। अब इकोनॉमिक्स किस प्राणी ने बनाई? जिसने बनाई उसको बोला गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इस भाई का नाम है एडम स्मिथ। Who is the father of economics is Adam Smith। इनके द्वारा इकोनॉमिक्स बनाई गई और आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एक नंबर का एमसीक्यू है। अब थोड़ा और एक्सटेंड करो अपने आप से। बेटा, जब कोई बंदा कोई सब्जेक्ट लिख रहा है, कोई रिसर्च लिख रहा है, मान लो आप और मैंने कोई रिसर्च लिखी कि दुनिया में ऐसा ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा ऐसा होता है। अब मैं चाहता हूं कि दुनिया उसको जाने, उसका यूज करे, तो यार भाई मैं बहुत सिंपल है यार, मैं बुक पब्लिश कराऊंगा, लोग बुक पढ़ेंगे। कोई भी रिसर्च होती है या कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी बुक्स होती है, तभी तो हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है। तो एडम स्मिथ ने जब इकोनॉमिक्स लिखी तो उसने भी एक बुक पब्लिश करी। तो एडम स्मिथ ने जो बुक पब्लिश करी उसका नाम पड़ा, he wrote a book named An Inquiry into the nature, an inquiry into the nature and causes of wealth in a nation। 1776 में लिखी इन्होंने ये बुक। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो एडम स्मिथ की ये बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इन अ नेशन इन 1776। बच्चा घबरा जाता है कि सर इतना बड़ा नाम मुझे याद करना होगा। बिल्कुल भी नहीं करना होगा। एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है। आपको सिर्फ शैडो याद करने के लिए हल्की हल्की एमसीक्यू ऐसा पूछा हुआ है, जो बुक के पीछे जब चैप्टर क्लोज होगा मैं एमसीक्यू कराऊंगा। आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर किसने लिखी? तो किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी। कब लिखी? 1776 में लिखी। इकोनॉमिक्स इज अ व्हिच लैंग्वेज वर्ड? ग्रीक। ये सारे एमसीक्यू पैटर्न्स होते हैं। अब आपको मोटा मोटी चैप्टर समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ टू एडिशन वर्ड। इकोनॉमिक्स, इको स्टैंड फॉर हाउसहोल्ड, नॉमिक्स स्टैंड फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन सेंस ऑफ मनी, and it is a Greek language word, and who's the father of economics is Adam Smith. Adam Smith wrote a book, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth in a Nation, 1776। ये बेसिक्स क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन समझाने का थोड़ा सा कोशिश करूंगा और इसको अपने घर के अंदर भी हम इस डेफिनेशन को कनेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको घर के अंदर भी अपने कनेक्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। देखो, दुनिया में जो ह्यूमन है, आप और हम जो है ह्यूमन है, ह्यूमन की जो वांट्स होती है, चाहत, वो अनलिमिटेड होती है।
ह्यूमन वांट्स क्या होती है? हमेशा अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या होती है? हमेशा अनलिमिटेड। सर कैसे? आज हमारे पास एक फोन नहीं है, हे भगवान एक फोन हो जाए, हो गया। हे भगवान अब आईफोन हो जाए, हो गया। हे भगवान अब 17 प्रो हो जाए, हो गया। फिर अगली सीरीज हो जाए, एक घर नहीं है और हो जाए, एक बड़ा घर हो जाए और गाड़ी हो जाए। मतलब इंसान की जो इच्छाएं होती है वो असीमित है, यानी कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इज इट गुड? यस। रिसोर्सेस क्या होते हैं इंसान के पास? जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्स क्या होते हैं इंसान के पास? हमेशा लिमिटेड, जिनसे वो अपनी जिंदगी चलाता है। देखो अब एक एग्जांपल के तौर पे समझो, आपकी फैमिली के पास पैसे आते हैं, पापा के मम्मी के लिमिटेड, घर में 36 खर्चे होते हैं, वांट्स इतनी सारी हैं, एडजस्ट करते हो ना उसी आप में अपने आप को मैनेज करते हो कि यार चलो इसमें ये कम करो, ये ज्यादा करो, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मेरे पास भी दिन में टाइम लिमिटेड होता है, टाइम मतलब मेरा रिसोर्स लिमिटेड है और मेरे पास काम बहुत सारा होता है, तो मैं एडजस्ट करता हूं। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आपके साथ भी होता है कि यार इतने ही पैसे हैं यार भाई कैसे करें, तो उसमें मैनेज करते हो। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का एक प्यारा सा डेफिनेशन हम ऐसे कंडक्ट कर सकते हैं, द सेटिस्फैक्शन ऑफ unlimited the satisfaction of unlimited wants को हम लोग needs भी बोल सकते हैं। the satisfaction of unlimited wants with the limited resources called इकोनॉमिक्स। हमारी जो ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड। तो बुक के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, ह्यूमन वांट्स आर, तो आप टिक कर देंगे अनलिमिटेड। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है, उसी में लाइफ को क्या कर पाए? एडजस्ट। अब पीछे जाके पीछे वाली स्लाइड पे इस एग्जांपल को मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो आपके मम्मी पापा की सैलरी आई 50,000 रुपए, वो बैठ के एडजस्ट कर रहे हैं कि बच्चे की फीस जानी है इतनी, बच्चे को ड्रेस दिलानी है इतनी, कि बेटा इसमें तेरे को पॉकेट मनी नहीं मिलेगा, ऑलरेडी बहुत स्पेंड हो रहा है, इसमें तेरे को पॉकेट मनी नहीं मिलेगा, ऑलरेडी बहुत स्पेंड हो रहा है। चलो देखो हुआ क्या, कौन हो तुम लोग? हाउस होल्ड। क्या कर रहे हो बैठ के? मैनेजमेंट। किस सेंस में कर रहे हो? मनी के सेंस में। ह्यूमन की वांट्स क्या है आपकी? अनलिमिटेड। पापा को रिसोर्स कैसे मिले हैं? पैसे। लिमिटेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तुम्हारी लाइफ में रोज चल रहा है इकोनॉमिक्स, सीधी भाषा। ठीक। अब आगे जाके इकोनॉमिक्स दो पार्ट में ब्रेक लेती है यहां से। प्लीज मेक श्योर ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल पहली क्लास है, आपका बेस बनाया जा रहा है, इसलिए स्लो भी बताया जा रहा है और एक एक चीज दो बार मैं रिपीट कर रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको क्लिक हो। ठीक है। द फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पूरे लिख लेते हैं कोई। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो की स्पेलिंग को ध्यान से देखो, माइक्रो की स्पेलिंग में आई आ रही है ना, माइक्रो की स्पेलिंग में क्या आ रहा है बेटा? आई। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, बात खत्म। आई स्टैंड फॉर, वर्ड ही बताएगा आपको मीनिंग। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। सर नहीं समझ में आ रहा? बेटा सुन, तेरा कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, मतलब राहुल है मान लो। ठीक है, अब तुम राहुल के बारे में स्टडी कर रहे हो, कौन सी क्लास चल रही है? इकोनॉमिक्स की। तो राहुल के बारे में क्या स्टडी करोगे कि राहुल के मनी से रिलेटेड, राहुल की इनकम क्या है, राहुल की डिमांड क्या है, राहुल की सेविंग क्या है, राहुल की इन्वेस्टमेंट क्या है। राहुल 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 एक इंडिविजुअल। या फॉर एग्जांपल आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आप मेरे को इंडिविजुअली मेरे को स्टडी कर रहे हो, यार सूरज सर की इनकम क्या है, सूरज सर पे कौन सी गाड़ी है, सूरज सर पे क्या है, समथिंग लाइक दिस रिलेटेड टू मनी। दिस इज एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर यूनिट को आप स्टडी कर रहे हो, पर्टिकुलर यूनिट को माइक्रो छोटा एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ये बनता है, it studies the economic activities
related to economy as an individual level. It studies the economic activities related to economy as an individual level. एक इंडिविजुअल बेसिस पे हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जैसे कि हम सूरज सर को कर रहे हैं या अपने और दोस्त को कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अभी अच्छे से फ्रेम कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन को, फिर दोबारा समझेंगे, ठीक है। मैक्रो के अंदर ए लगा हुआ है, मैक्रो के अंदर ए लगा हुआ है, ए स्टैंड फॉर ऑल, ए स्टैंड फॉर ऑल, एग्रीगेट, ए स्टैंड फॉर ऑल एंड एग्रीगेट। सर कैसे? ऑल ओवर की जब हम स्टडी करते हैं एज अ होल, बड़े स्केल पे, बड़े स्केल पे, मान लो इंडिया की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की स्टडी हो रही है, तो जीडीपी एक बंदे का होता है, सबका होता है? सर सबका होता है। इन्फ्लेशन, सर हमें नहीं समझ में आ रहा, हम तो 10वीं पास करके आए, अभी भी आएगा, अभी में सब्जेक्ट है ना। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, प्राइस का बढ़ना। तो अगर चीजों के रेट बढ़ते हैं तो बेटा सिर्फ तेरे लिए बढ़ते हैं या मेरे लिए बढ़ते हैं या सबके लिए बढ़ते हैं? सर सबके लिए बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट बजट, सरकार का जब गवर्नमेंट बजट आता है तो किसी एक इंसान के लिए आता है या सबके लिए आता है? सर सबके लिए आता है। नेशनल इनकम, एक के लिए आता है सबके लिए आता है? सर सबके लिए आता है। अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार जब अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करती है तो किसी एक यूनिट को लेकर चलती है या सबको लेकर चलती है? भैया सबको लेकर चलती है। आपको एग्जांपल देखकर समझ में आना चाहिए कि ये इंपैक्ट सबके लिए है, देश के लिए है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ, राइट टू एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने इतने सारे डिस्कस करे हैं, कैसे भूल सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो ये एज अ होल स्टडी हो रहा है, एग्रीगेट, हाई लेवल, बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पे। इट स्टडीज द economic activities related to economy as a whole, as a whole की जगह एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं, entire, whole, entire सबको लेके चलना, and most specific my word एग्रीगेट। कई बार एग्रीगेट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको डार्क करा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि आगे जाके इकोनॉमिक्स दो पार्ट में ब्रेक हुई है, जैसे कि अब तक लेक्चर में चल रहा आ रहा है, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक। अब जो हमारा पॉइंट बनेगा सेकंड, उसको समझते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सर अभी पहली स्लाइड में हमने पढ़ा है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपने बच्चों को जब तोड़ा, यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो, दो बच्चे हुए उसके, माइक्रो मैक्रो ऐसे याद रख लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम रखा। बेटा देखो, आप जितने भी इस लेक्चर को देख रहे हो, कई लोग होंगे आप में से जिनमें से कई बच्चे के दो नाम होते हैं, कि एक का नाम एक ही बच्चा है, घर पे कपिल है, बाहर निकल के सचिन है, मान लो घर पे कपिल, बाहर निकल के सचिन, ठीक है। अब क्या हुआ, कपिल बोलो सचिन बोलो, बच्चा तो सेम ही है, पर मम्मी पापा ने प्यार से दो नाम रख दिए। वैसे ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने अपने बच्चों के दो नाम रखे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम है, यहां से एमसीक्यू आता है, मैं बार बार बता रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम है, तो वो नाम है द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी। I again repeat, the other name of microeconomics is price theory. The other name of microeconomics is price theory. Okay? ऐसे ही इसका भी है, the other name of macroeconomics is income and एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। प्लीज ध्यान देना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे हम लिख सकते हैं यहां पर इसके ईएक्स मतलब एग्जाम्पल, इसके भी ईएक्स मतलब एग्जाम्पल, ठीक है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई आता है, माइक्रो में आई आता है, आई मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के एग्जांपल थे वो राहुल तेरा दोस्त है भाई वो उसको, तो उसका इंडिविजुअल इनकम क्या है, उसका सेविंग क्या है इंडिविजुअली, उसका डिमांड क्या है, क्या क्या चीजें खरीदता है वो इंडिविजुअली मार्केट से, लाइक समथिंग ईटीसी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल लेवल्स। ठीक है सर, मैक्रो के एग्जांपल तो अभी आपने सुनाए थे जो एज अ होल इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। जब गरीबी के बारे में सरकार रिसर्च करती है या डेटाबेस निकालती है या स्टडी करती है या उसको हटाने की कोशिश करती है गरीबी को, तो किसी एक इंसान के लिए होता है या ऐसा होल होता है, सर ऐसा होल होता है पूरी कंट्री में। फिर होता है अनएम्प्लॉयमेंट, जब सरकार अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करती है या उस पर काम करती है तो किसी इंडिविजुअल के बेसिस पे करती है या सबको लेके चलती है, सर सबको लेके चलती है। बेटा देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होती है देश में किसी एक के लिए होती है या सबके लिए होती है, सर जी सबके लिए होती है। सो कंफर्टेबल जोन है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, नेशनल इनकम, बेटा एक के लिए होती है सबके लिए होती है, नाम से पकड़ में आ रहा है नेशनल इनकम, नेशन की इनकम। फिर उसके बाद और भी एग्जांपल है हमारे पास, गवर्नमेंट बजट, एक के लिए आता है सबके लिए आता है, सर सबके लिए आता है। मैं ज्यादा एग्जांपल इसलिए लिखवा रहा हूं, कोई एक एग्जांपल से कई बार एमसीक्यू पूछ लेता है तो मैं आपको मैक्सिमम ट्रेन कर रहा हूं। ठीक है, फिर आता है इन्फ्लेशन, सर हम नए बच्चे हैं हमें नहीं पता, हम तो अभी अभी 11th में आए हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। आप सब जानते हैं हिंदी भाषा में इन्फ्लेशन का सरल मीनिंग समझ लो, जब प्राइसेस राइज होती है, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस वगैरह जो है जनरली इकोनॉमी के अंदर चीजों के रेट्स बढ़ते हैं, और आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको इतना एक्सपीरियंस तो होगा, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, चीजों के रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इन्फ्लेशन होने की वजह से होता क्या है कि इसका इंपैक्ट सब पे आता है, मुझे भी चीजें महंगी खरीदनी पड़ रही है, आपको भी और आपके दोस्त को भी और सबको, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब देखो ये जो बोर्ड है यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चंस भी टैकल हो गए जो मैं तुम्हें नोट्स बनवा रहा हूं। अब सीन ये है मेरे बेटे, ध्यान से सुनना, कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको दिख रहा है बीच में लाइन खींची हुई है, माइक्रो का डिफरेंस एंड मैक्रो का डिफरेंस, माइक्रो का डिफरेंस एंड मैक्रो का डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट लिख दोगे और पहली स्लाइड आपको फिर से अच्छे से रखनी है बेटा, ये पूरा मैंने समझा आपको, इकोनॉमिक्स का ये पूरा डिटेल्स दिया मैंने, आपने एक बार अच्छे से भूल लीजिए किसके द्वारा, ये 1776 में ये बुक लिखी गई एंड एडम स्मिथ द फादर। चलिए अब हम चल रहे हैं सेकंड टॉपिक पे, इतना आपको क्लियर है अच्छे से। सेकंड टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, एक बार फिर से नोटिस करिए, माइक्रो का आई लगा हुआ है तो इसलिए इंडिविजुअल बेसिस है, मैक्रो में ये लगा हुआ है इसलिए एग्रीगेट ये नहीं सकता है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ऊपर लिखा हुआ है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, कोई एग्जांपल्स को घूरिए एंड अदर नेम, माइक्रो का अदर नेम जो है वो प्राइस थ्योरी है और इसका जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। डन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, ये हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, 3 मार्क्स का सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस एंड लिखा है यहाँ पर, इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, इट इज द सेम मीनिंग। मुद्दा ये है कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव का मीनिंग होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या साइंस, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बहुत मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझाता हूं क्योंकि टास्क वही है कि आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th में आए हैं, 10th पास आउट करके नए नए सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, और ये पहला ही लेक्चर है, पहला ही चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कूल में पढ़ाया जाता है आपको, पहली ही क्लास है, तो बहुत पोलाइटली और आराम से कॉन्सेप्ट को रियल एग्जांपल के साथ कनेक्ट करना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा, एक बात बताओ, और नॉर्मेटिव क्या होता है, मैं सिंपल सी बातें पूछता हूं, जब मैं ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ाता हूं, बच्चा सामने होता है, मैं उससे यही सेम क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि बेटा एक बात बता, तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बैच में बैठे हुए हैं कि आपको आपके रिलेटिव्स बहुत ज्यादा पसंद है जब वो घर आ जाते हैं, जैसे चाचा, ताऊ, बुआ, मासी, समथिंग लाइक दिस। कजिन्स की बात नहीं हो रही, आप जिस एज ग्रुप में कजिन्स के साथ आपकी बहुत ज्यादा बनती है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, जो कजिन सॉरी ताऊ, चाचा, समथिंग ऐसे बुआ होते हैं, ये सब जो आ जाते हैं आपके घर में। तो 75% बच्चों का आंसर होता है मेरी क्लास में ऑफलाइन में, जो मेरे को एक्सपीरियंस है कि सर नहीं हमारी दिक्कत होती है, ये होती है। फिर कई बच्चे इस पे ये भी बोलते हैं कि सर बोल रहा बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, ये कर ले वो कर ले,
तू तो ये कर सकता था, अरे तेरी बस की कहा है, तूने कॉमर्स ले ली, लाइक समथिंग, कह रहा ऐसे डायलॉग बाजी होती है, ठीक है, भारत में है तो यहाँ होता ही ऐसा, ठीक है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये समझो, जब वो बंदा तुम्हें ज्ञान दे रहा है कोई रिलेटिव, बेटा तूने कॉमर्स क्यों ली, तू तो साइंस ले सकता था, तू नीट निकाल सकता था, बेटा तू निकाल सकता था नीट, तू निकाल सकता था नीट, पर एक्चुअल में भाई ने क्या ले रखी है, कॉमर्स और इको की क्लासेस ज्वाइन कर रखी है। एक्चुअल में क्या ले रखी है, कॉमर्स और इको की क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, लेकिन रिलेटिव बोल रहा है तू नीट निकाल सकता था, तू यूपीएससी निकाल सकता था, यू शुड डू नीट, समथिंग लाइक दिस। जब कोई ऐसे बातें करता है, तू ये कर सकता था, बेटा तू तो क्रिकेटर बन सकता था, बेटा तू तो मॉडल बन सकता था, शुड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मेटिव होता है। जब कोई सेंटेंस में शुड वर्ड लगा हुआ है कि तू ये कर सकता था, वो कर सकता था, तो ये नॉर्मेटिव। और एक्चुअल में क्या हो, आप एक्चुअल में आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, एक्चुअल में जो चल रहा है आपकी लाइफ में, बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशन, वो है पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव सिचुएशन को बोलेंगे। अब मैं यहां पर ना तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं। आप सब जिस एज ग्रुप के अंदर है, 2020 में हमारे देश में कोविड आया था, कोविड-19 बोलते हैं, 2019 के अंत में आया था, तो 2020 पूरा उसने बर्बाद करा था लोगों का, तो कोविड आया। अब मैं एक छोटा सा सेंटेंस बोल रहा हूं, कोरोना केसेस कंटिन्यूअसली राइजेस इन दिल्ली, कोरोना केसेस कंटिन्यूअसली राइजिंग इन दिल्ली, तो दिस स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, क्योंकि सेंटेंस में कहीं पर भी शुड नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी शुड नहीं है। जब भी सेंटेंस में शुड हो, यू शुड डू नीट, यू शुड डू यूपीएससी, लाइक दिस, तो वो नॉर्मेटिव तू कर सकता है। अब मैं स्टेटमेंट चेंज करूं कोरोना वाली को, दिल्ली गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल कोविड-19, दिल्ली गवर्नमेंट शुड टेक, तुम दिल्ली की सरकार कुछ स्टेप ले सकती थी कोविड को रोकने के लिए, ले सकती थी, शुड, दिस इज नॉर्मेटिव। ये है पूरी कहानी। पॉजिटिव एक एक्चुअल सिचुएशन होती है, नॉर्मेटिव तू ये कर सकता है, समथिंग लाइक दिस, ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं है। इसका पहला पॉइंट रीड कर रहे हैं जो स्क्रीन पे लिखा है, बहुत ज्यादा बोलूंगा मैं इसमें, क्योंकि इसके बाद मैं 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो ध्यान से समझना मीनिंग। इट डील्स विद व्हाट इज, क्या है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट से, अभी व्हाट इज क्या हुआ, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो एक्चुअल में, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, एक्चुअल में जो है आपको इको में कोई प्रॉब्लम है, एक्चुअल में सॉल्व करेंगे। अब यूपीएससी करो भाई, शुड कर सकते थे एक्चुअल, ठीक है। इधर शुड होगा सेंटेंस में, ये देखो मैं शुड वर्ड पहले ही यहां पे आपको दिखा रहा हूं, शुड होगा। इट डील्स विद व्हाट आउट टू बी, ये आउट टू बी मतलब वही है, तू ये कर सकता था, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड, सेंटेंस में शुड आते ही नॉर्मेटिव पे जाना, मैं 3 बार बोल रहा हूं, सेंटेंस में शुड आते ही नॉर्मेटिव पे जाना, प्लीज सॉल्व, ठीक है। फिर आता है वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, ये एक्चुअल के साथ डील कर रहा है, जो एक्चुअल सिचुएशन है भाई हमारे पास, ये एक्चुअल के साथ डील नहीं कर रहा, मनगढ़ंत कहानी है, जैसे रिलेटिव का बताया, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, यहां पर कोई एक्चुअल पे डीलिंग्स नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ना नॉर्मली सुना होगा कि यार चाचा ज्ञान बहुत देते हैं यार, बहुत ज्ञान मिल के चले जाते हैं चाचा, क्या ऐसा सुना होगा नॉर्मली। तो ये जो ज्ञान है, ये है वन काइंड ऑफ जजमेंट। बेटा तू तो यूपीएससी कर सकता था, वो तुम्हें जज कर रहे हैं, तू यूपीएससी कर सकता था, बेटा तू तो नीट निकाल सकता था, जज कर रहे हैं, निकाल सकता था, जज हो रहा है तू, लाइक समथिंग। तो ये कहां है, वैल्यू ऑफ जजमेंट, ये नॉर्मेटिव का कॉन्सेप्ट है। वैल्यू ऑफ जजमेंट ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मेटिव। तो जजमेंट कहां हो रहा है, नॉर्मेटिव में। पॉजिटिव में कोई जजमेंट नहीं है भाई, अपन कॉमर्स के स्टूडेंट है भाई, बात खत्म, कोई नहीं बोल रहा मैं ये कर सकता हूं, वो जो बोल रहे हैं ऐसा वो नॉर्मेटिव सेंस में चल रहा है, ठीक है। It does not give any value judgment. It is neutral and between ends. जो है उसके बीच में ही चल रहा है, हमारा भैया कॉमर्स चल रहा है, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं, लाइक दिस। तो इन शॉर्ट पॉजिटिव एक एक्चुअल सिचुएशन है, नॉर्मेटिव तो ये कर सकता है, शुड भी, बस इतना ही है। एग्जांपल मैंने कोविड का समझाया था, नीचे और एग्जांपल आएंगे। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, अभी करवाऊंगा भाई, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। सिंपल ट्रिक ये है कि अगर सेंटेंस पढ़ो पूरा, सेंटेंस में शुड लिखा है तो आप नॉर्मेटिव करेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव। सिंपल एग्जांपल, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कंटिन्यूअसली राइजिंग या कॉन्स्टेंटली राइजिंग, कॉन्स्टेंटली राइजिंग, लगातार बढ़ रही है,
तो इसमें कहीं शुड नहीं है तो बढ़ रही है, तो एक्चुअल सिचुएशन है। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, यस है भाई, चल ले दो। इंडिया शुड टेक सम स्टेप्स, देखो शुड आ गया सेंटेंस में, और शुड आता ही फिर हमें कौन सी साइड पे चले जाना है, देखो ये कौन सी साइड पे लिखा हुआ है, नॉर्मेटिव, शुड आ गया। इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, क्या कंट्रोल करना चाहिए। इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, सेंटेंस में फिर शुड आ गया, इसलिए ये सारे एग्जांपल कौन सी साइड पे लिखे हुए, नॉर्मेटिव के, ठीक है। ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव का। अब इसके बेसिस पे आज दो टॉपिक पढ़ाया मैंने इस लेक्चर में, माइक्रो मैक्रो और पॉजिटिव नॉर्मेटिव, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जैसे हम कुछ क्वेश्चन सिखा रहा हूं, हम कोशिश करेंगे करने की, आप मेरे को बताते चलेंगे। ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बताना है साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। सर हमें पता है जब भी नॉर्मेटिव हमें पता चल जाएगा, जब सेंटेंस के अंदर हम क्या लगा देंगे, शुड, नॉर्मेटिव हमें पता चल जाएगा। ये ऐसे दे देता है कई बार, एक नंबर का क्वेश्चन होता है, तो हमने यहाँ 8 आइटम लिखे हैं ताकि आप सीख पाए बेहतर तरीके से। चलिए, पीपल शुड सेव मोर मनी फॉर देयर फ्यूचर, सर सेंटेंस में शुड आ रहा है, आप नॉर्मेटिव लगाइए, नॉर्मेटिव इको या साइंस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। In India, population is increasing at an alarming rate. Continuously population बढ़ रहा है, actual situation है, should भी नहीं है सेंटेंस में, तो actual है मतलब पॉजिटिव साइंस या इको, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। The government should, सेंटेंस में सर should आ रहा है, impose heavy taxes on rich people, मतलब गवर्नमेंट को heavy टैक्स लगाने चाहिए, should है। स्मोकिंग शुड बी डिस्करेज्ड इन द वर्ल्ड, स्मोकिंग को डिस्करेज करना चाहिए हमें देश के अंदर, स्मोकिंग को डिस्करेज करना चाहिए, शुड लगा हुआ है सेंटेंस में। देखो कितना इजी है टॉपिक, ठीक है, कहानी को ढंग से समझना है। इंडिया टैक्स रेट स्लैब्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम, कोई शुड नहीं है, पॉजिटिव साइंस, ठीक है। नेक्स्ट, हाई टैक्सेस ऑन सिगरेट्स डिस्करेजेस स्मोकिंग, कहीं पर शुड नहीं है, ठीक है। साइंस या इको, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। गवर्नमेंट शुड आ गया, शुड पुट मोर एफर्ट्स ऑन रिड्यूस पॉल्यूशन, शुड है तो फिर बेटा नॉर्मेटिव। क्लियर है सर, ये तो बहुत इजी है भाई, है इजी, मजे लो और करो, बस माइंडसेट सही रखना है। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है भाई, पहली क्लास से बार बार बोल रहा हूं, 2 से 3 महीने बाद आई प्रॉमिस यू आपको मजा आएगा कि यार मजेदार है यार, ये तो कुछ पढ़ना ही नहीं, आसपास की चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आज हमने माइक्रो मैक्रो पढ़ा, उसके बेसिस का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देन क्लास खत्म एंड लेक्चर क्लोज। चैप्टर क्लोज नहीं है, लेक्चर 1 क्लोज, चैप्टर अभी चलेगा, ठीक है, चैप्टर अभी चलेगा। देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज माइक्रो, आपने हमें याद करा दिया, माइक्रो में आई लगा हुआ है, इंडिविजुअल बेसिस पे देखना है, जब एक इंडिविजुअल का होगा पूरे देश का नहीं होगा। जब मैक्रो में ए लगा हुआ है एज अ होल, तो पूरी कंट्री पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगी, पूरी इकोनॉमी पे, ठीक है, ध्यान से समझना भाई। प्रोडक्शन ऑफ अ शुगर मिल, सिर्फ एक शुगर मिल की प्रोडक्शन डिस्कस हो रही है, तो एक इंडिविजुअल है वो, सिर्फ शुगर मिल डिस्कस हो रहा है, माइक्रो। मिस्टर राजेश की शुगर मिल डिस्कस हो रही है, या लाइक एक शुगर मिल है सिर्फ, तो हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ शुगर मिल को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट, पूरी कंट्री में महंगाई, किसी चीज का रेट बढ़ा, सब पे पूरे होल द इकोनॉमी में होगा वो, होल द इकोनॉमी, तो मैक्रो आइडेंटिफाई करना है। आपका दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का मैं करवा रहा हूं साथ साथ, ठीक है। ओहो सर, ये तो नया आ गया, सप्लाई ऑफ मनी। आरबीआई नोट छापती है किसी एक इंसान के लिए, पूरे देश में जाता है वो मनी सप्लाई, नोट छप रहे हैं जो आरबीआई के द्वारा जो आप यूज कर रहे हैं बचपन से। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स है यार, ये तो नोट एक के लिए थोड़ी छपते हैं, पूरे देश के लिए छपते हैं, पूरी इकोनॉमी के लिए छपते हैं, तो सबको मिलेगा। वेज डिटर्मिनेशन इन एक कंपनी में, एक कंपनी, इंडिविजुअल एक कंपनी में वेज डिटर्मिनेशन हो रहा है, सेंटेंस ध्यान से पढ़ना था, इन मैक्रो।
रिसोर्स एलोकेशन, इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आगे पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में। जो रिसोर्स बांट रहे हैं, जैसे आपके घर में रिसोर्स बट रहे हैं, हमारे घर में रिसोर्स बट रहे हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे सबको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, एक पूरे कंट्री का नहीं हो रहा, होल कंट्री तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना कि हम इंडिविजुअली आप और हम अपना टाइम रिसोर्स मैनेज करना लाइक दिस। हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर, हाउसहोल्ड का एक्सपेंडिचर, हाउसहोल्ड का आपका, आप हाउसहोल्ड, मैं हूं हाउसहोल्ड, राजेश हाउसहोल्ड, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कनेक्ट करना है बेटा। जब पूरी कंट्री में कोई चीज होगी तो वो मैक्रो में जाएगा, ये ध्यान रखना बस। एग्रीगेट डिमांड, नॉट राकेश की डिमांड या राजेश की, जो भी था, एक साल के अंदर हमारे पूरे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई है उसे एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। हालांकि ये 12th में पूरा चैप्टर है इसके बारे में, 12th में पूरा चैप्टर है इसके बारे में। एग्रीगेट डिमांड वो डिमांड होती है जैसे हमारे देश के कोने कोने में जितने भी लोग रह रहे हैं सब ने जो पूरी टोटल देश में डिमांड हुई है, देश में देखो टोटल देश में, से बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सबके लिए है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, डॉलर का रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट कम हो गया, पूरे देश में होता है। डॉलर का रेट गिर गया, डॉलर का रेट बढ़ गया, इसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और ये अप एंड डाउन मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंट्री के लिए होता है। चलिए जी, हो गया आइडेंटिफिकेशन, हो गई आज की क्लास खत्म। होप सो कि आपने अच्छे से बातों को समझा, ट्वाइसली देखे लेक्चर्स को, कोई दिक्कत नहीं है इनिशियल पीरियड में। 4 नंबर का चैप्टर है ये, मजेदार तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। अच्छे से रिकॉल करके रखे, लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।